जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 26 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बैचेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और ये है आज के टॉपिक्स गाइस, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक के अंदर वो मैं आपको समझाऊंगा। उस समझने के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो जो भी चीज मैं बोलूंगा लिखने के लिए वो लिखते चलना। वो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलो, आपके कमेंट्स जो है वो मैं देख लेता हूँ। श्रेया तिवारी ने आंसर्स दिए हैं, बहुत बढ़िया, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये। बहुत बढ़िया। शिवानी, बहुत बढ़िया यार। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। प्रीति मिश्रा, बहुत शानदार। हाँ करिश्मा, मुझे इस बारे में बात भी जो है वो करनी थी। वेरी गुड। एक्चुअली गाइस क्या हुआ, पिछले 2 दिन से ये हो रहा है कि अचानक से पावर कट के कारण जो है वो पूरा वीडियो अपलोड जो है वो हो नहीं पाया। तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आई टेक केयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आई नो वेरी वेल कि कौन से टॉपिक जो है वो नहीं हुए हैं। वो संडे वाले दिन आपके आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। राइट, क्योंकि आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया है, मुझे आप फॉलो करते हो, मेरे करंट अफेयर्स, तो यहाँ पर कोई भी चीज आपकी छूटने नहीं वाली है। जैसे कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। वो मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक छूट गया है, तो उसको मुझे कवर अप कैसे करना, आई नो वेरी वेल। यू जस्ट फॉलो द रिदम। डोंट वरी अबाउट इट। वैसे भी ये बात मैं आज करने ही वाला था, तो आपका कमेंट मैंने देख लिया, तो उस पर मैंने आपको बता दिया। डोंट वरी। गोल्डी एलेक्स ने लिखा है कि कंसिस्टेंट कैसे हो। बहुत ईजी है कंसिस्टेंट होना भाई। डिसिप्लिन बना लो। और उससे पहले कंसिस्टेंट वो होता है, सबसे पहले तो अपने पेन और पेपर लो और उस पर लिखो कि आपका ये एग्जामिनेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक बार लिखो कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी। राइट, आपको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं ना कि जिसको भूख होती है ना, तो उसके लिए दिन और रात कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज होती है कि खाना चाहिए भैया। तो बस आपको अपना फोकस जो है वो रखना है मछली की आंख पर। बस ये दिमाग में जो है वो रखो कि आपको जो है वो यूपीएससी या पीएससी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो वो आपको क्रैक करना है एनी हाउ। इस चीज पर फोकस करते हुए आप अगर टारगेट करोगे, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, एक डिसिप्लिन बस बना लो। रेगुलर बेसिस पर टास्क लिखो अपने कि आज भाई मुझे ये करना है। जहां सर के करंट अफेयर्स कवर करने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। राइट, और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच में हैं तो भाई हमें रोज इतने वीडियोस देखने हैं, इतने टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो आप पहले ही लिखो, दिन की शुरुआत में ही आप ये अपने पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और बस सोना तब तक नहीं है जब तक वो पूरे टास्क कंप्लीट ना हो रहे हैं। और लेट मी टेल यू, ये गलती कभी मत करना। अक्सर लोग गलती करते हैं, अपनी हद से ज्यादा टास्क लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि अरे हमसे हो ही नहीं पा रहा है। अरे तुम 2 टास्क कर लो ना, एक करंट अफेयर्स का लेक्चर देख लो, एक 1 घंटे का करंट अफेयर्स का लेक्चर, 1 घंटे का जनरल स्टडीज का लेक्चर, आधे घंटे के नोट्स बना लो, बस हो गया। स्टार्टिंग ऐसे करो। क्योंकि क्या होगा, अगर एकदम से आप सोचोगे कि अरे नहीं मुझे तो 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, वो भी समय आएगा। बट क्या होता है कि धीरे धीरे करके चीजें होती हैं। राइट, धीरे धीरे करके आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अगर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करें, जैसे जिम जाते हो ना, जिम जाते हो तो स्टार्टिंग में एकदम से थोड़ा होता है कि आपको वो 15-15 किलो के डंबल दे देते हैं कि लाओ उठाओ। स्टार्टिंग आपकी जो है वो करते हैं हल्के फुल्के कार्डियो से, वार्म अप से। फिर कुछ 2-3 महीने तक जो है वो आपको थोड़े से वेट में जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर धीरे धीरे करके मसल गेन होती है और वेट जो है वो आप कैरी करने लगते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही ब्रेन का भी है, सिटिंग हैबिट का भी है कि आपको पढ़ने के लिए हैबिट बनानी है, तो उसके लिए धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो गोल्डी ऐसे काम करो, टास्क अपने बनाओ और डिसिप्लिन में रहो। बस आपको अपना खुद का रूटीन जो है वो मेंटेन करना है। क्योंकि आने वाले समय के आप एसडीएम हो, डीएसपी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, तो बॉस आप पूरी जिले को मैनेज करोगे। तो जब जिले आप अपनी खुद की लाइफ को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो जिले को कैसे मैनेज करोगे। तो यही तो ट्रेनिंग है। तो आपको पहले अपनी लाइफ मैनेज करनी है, अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। इसलिए तो ये एग्जाम इतना पेशेंस वाला एग्जाम है और आराम से होगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करो और कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। वेरी गुड गोल्डी, आपने आंसर्स भी बहुत तगड़े दिए हैं। अच्छा, ये आपने आंसर्स ये वाले भी दिए हैं कुछ स्टूडेंट ने। दिग्विजय ने भी लिखा है लगभग 2.25 करोड़ रुपए होता है। तो मैंने कल क्वेश्चन में जो है पूछता था ना कि 2.5 लाख डॉलर, 2.25 करोड़ रुपए। अरे यार ये तो बहुत कम अमाउंट है। हैं, मतलब मेरे छोटे भाई, मैंने सोचा था कि मतलब एक साल में मेरा छोटा भाई मुझे
डिफेंडर भी खरीदवा नहीं पाएगा है। एनीवेज, तो शगुन सिंह, बहुत शगुन सिंह, आपके साथ जो यूट्यूब का इशू आ रहा है, मुझे पता नहीं यार कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। बाकी किसी और के साथ तो हो नहीं रहा। ट्राई करो, या तो दूसरे अकाउंट को जो है वो बना लो, एक बार उससे देख लो। आप, बट आप बोल रहे हो कि सिर्फ इसी वीडियो पे हो रहा है, तो एक बार ट्राई करो दूसरे अकाउंट से, कि कोई दूसरा अकाउंट जो है वो अपना तैयार कर लो। मे बी शायद कोई अकाउंट का इशू होगा या ग्लिच होगा कोई, आई डोंट नो। क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता, वो यूट्यूब का ही इशू है यार। और आपने भी आंसर लिखा है शगुन, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर जो है वो लिखते रहो, बहुत बढ़िया यार। पायल भारती, दिग्विजय ने भी आंसर लिखा है ऑलरेडी। दिग्विजय तो फोर्स में है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है दिग्विजय टाइम निकाल के कंसिस्टेंट हो, बहुत बढ़िया। और वैसे तो कंसिस्टेंसी की बात गोल्डी ने करी है, तो गोल्डी आप कमेंट्स करते जाओगे तो इसका मतलब साफ है कि आप कंसिस्टेंट हो। तो बस अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ, लेक्चर देखो, कमेंट करो, उससे खुद को आपको खुशी होगी कि हाँ देखो, ये मैं एक एक दिन जो है वो अपना दे रही हूँ। और कभी लगे कि आप कितने आगे तक पहुंच गए हो, तो अपने कमेंट्स को जो है वो रिकॉल कर लेना, एक बार देख लेना अपने चैनल पे जाके कि आपने कहाँ कहाँ कमेंट्स किए हैं। आयुषी सिंह वेरी गुड। समीर भटनागर बहुत बढ़िया यार। पायल भारती बहुत बढ़िया। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ने लिखा है कि सर ये जो समझौते होते हैं इनमें जो मुद्दे उठते हैं, या फिर साथ मिलकर काम शुरू किया, जो भी है वो सब याद रखना है। वो सब याद नहीं रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिख लो। तो जो मैं बोल रहा हूँ लिखने को, बस वो लिख लेना, बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। शिवानी ने लिखा है कि मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम जो है वो किस मेडिसिन से जो है वो ठीक हुई, मैंने क्या थेरेपी करी थी, उसके बारे में हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ शिवानी। बट आपको उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा पर्सनली। और हालांकि अब ऑब्वियस ही बात है कि मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, तो इट इज नॉट एथिकली गुड कि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊं। अगर आपको मेरी पर्सनल कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उनको बता सकते हैं कि मुझे झा सर का नंबर चाहिए, प्लीज प्रोवाइड कर दें। मुझे हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जो उन्होंने बताया था कि वो निकले हैं एक प्रॉब्लम से। हालांकि ज्ञान सर जानते हैं, बट उनकी टीम को शायद पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो। तो आप वहां से मेरा कांटेक्ट जो है वो ले सकते हैं। बाकी इतना अनपॉपुलर नहीं हूं मैं। अगर आप ढूंढना चाहोगे मुझे तो मैं हर जगह मिल जाऊंगा आपको। राइट। तो चलिए आगे की चर्चा करें। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ने भी आंसर्स लिखे हैं, बहुत बढ़िया यार, ऐसे आंसर्स लिखते रहो, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, फैंटास्टिक। चलो, अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है कमलाक्ष झा, मैं हूं आपका एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। बहुत ध्यान से चीजों को सिर्फ सुनना है, सुनने पर फोकस करना है। जो चीज बोलूंगा लिखने की गुरु, वो चीज लिख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आज की डेट में कितने फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में चलते हैं आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो अब कोई व्यक्ति अगर फेक प्रोडक्ट का उपयोग करेगा तो कोई ना कोई ट्राइब्यूनल तो होना चाहिए। कंज्यूमर फोरम जैसे हमारे यहाँ ट्राइब्यूनल है, बहुत बढ़िया ट्राइब्यूनल है। अगर आप उस पर कंप्लेन करते हो ना किसी भी इस प्रकार की गड़बड़ी की, तो वो तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। आजकल हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यस। और जिंदगी के हर एरिया में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन घर पे प्रोडक्ट मंगा ले रहे हैं, खाना मंगा ले रहे हैं, है ना, सब कुछ तो ऑनलाइन हम कर रहे हैं आजकल। आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन, ऑनलाइन आप जो है वो कोचिंग से सर्विसेज जो है वो लेते हो। तो आपको अपने कंज्यूमर अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली आपको अपने तो पता होने ही चाहिए, और आने वाले समय में आप अधिकारी बनोगे तो आपको दूसरों को भी तो अवेयर करना है ना। तो चलिए इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि कैसे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को स्ट्रांग बनाया जा रहा है। सबसे पहले लिख लो, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 मनाया जाता है। और इसकी थीम जो है वो लिख लो, ये पूरी थीम लिख लो। वर्ल्ड लेवल की थीम है तो इसकी पूरी थीम इंग्लिश में ही लिखोगे आप, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी। अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। और ये भी लिख लेना है ना इसके साथ ब्रैकेट में। इंग्लिश वाली तो जरूर लिखना है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की स्कीम है। अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इसका मतलब है हमारे पास सस्टेनेबल चॉइसेस होना चाहिए, जो अफोर्डेबल हो, सस्ती हो, और हमारे कंज्यूमर राइट्स भी प्रोटेक्ट हो, है ना। तो ये चीज है। तो ये इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताए हैं, जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स, डिजिटल ग्रेवियंस रिड्रेसल, यानी कि आप ऑनलाइन जाकर शिकायत कर सकते हैं, और ई कॉमर्स रेगुलेशन, यानी कि जो ये ऑनलाइन कंपनीज हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं, तो इनके ऊपर भी तो नियंत्रण रखना जरूरी है। पता लगे फेक प्रोडक्ट्स जो है वो कंज्यूमर को दे दें, फिर कंज्यूमर बेचारा उलझते रहे। क्योंकि भाई किसी का कमाया हुआ पैसा, आप एक आने वाले समय के अधिकारी हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके पास कोई कंप्लेन लेकर आए कि भैया मैंने मेहनत से ये पैसा कमाया, एक कंपनी से ये चीज खरीदी और मेरा पैसा डूब गया। तो आप उनको जो है वो सेवा प्रोवाइड कराओगे ना, उनको राहत प्रोवाइड कराओगे। तो यही है सिस्टम, कि हमारे सिस्टम के अंदर जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है,
उनको प्रोटेक्शन के लिए हमने वेरियस लीगल रिफॉर्म्स जो है वो किए हैं, कानूनी सुधार किए हैं। तो हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी के अंदर भी जो है वो आता है, बट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। लिख लो हेडलाइन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इस कानून ने 1986 वाले पुराने कानून को रिप्लेस किया। तो ये सिर्फ इतना लिखोगे, रिप्लेस 1986 एक्ट। नोट्स मतलब बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज। जो अब मॉडर्न ट्रेड और डिजिटल ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा है पुराना कानून, तो ये नया कानून हमारे कंज्यूमर अधिकार को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। अब इस कानून के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। इसके फीचर्स बहुत ध्यान से एक एक फीचर लिखना। पहला फीचर लिखो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। लिख लो पहला पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी वाले पॉइंट से लिखेंगे, इंग्लिश इंग्लिश वाले से। अब देखो, ये एक अथॉरिटी है जो कंज्यूमर राइट्स के उल्लंघन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और मिसलीडिंग एड्स को देखने का काम करती है। ये बेसिकली चेक करती रहती है, मॉनिटर करती रहती है कि कहीं कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहा, फेक एडवर्टीजमेंट। बट पता है सबसे ज्यादा जरूरी बताऊं क्या है आज की डेट में, कि इन अथॉरिटीज मुझे नहीं लगता कि ढंग से काम कर रही हैं भाई। देखो, ये लिखना नहीं है आपको मेंस में, पहले मैं क्लियर कर दूं। और कहीं ना कहीं ये चीज आपने भी ऑब्जर्व करी होगी। आज की डेट में ऑनलाइन इतने सारे एड्स आपके पास आते हैं। वो देखो, सट्टा खेलने का इलीगल कंपनी के कितने सारे एड्स हैं जिसमें लोग कितनी बुरी तरीके से फंस रहे हैं। तो इन सब एड्स को बंद करवाओ। ये सब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे जो ये एड्स चलते रहते हैं, जिनमें लोग जो है वो फंस कर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं और उनको फायदा भी नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो बंद करवाना जरूरी है स्ट्रिक्टली। जो अभी काम नहीं हो रहा है, ये आप पता है सुधार में लिखेंगे। जो भी आपको सिस्टम में कमियां लगती है ना, वो सिस्टम की कमी मत हाईलाइट करो, वो सुधार में लिखो, वे फॉरवर्ड में लिखो। ऐसा लिखो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन आजकल काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं, और वो अभी भी जो है वो स्ट्रक डाउन नहीं हो रहा है ना। उसको अभी भी जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। तो इसके लिए आप किसको कैसे कर सकते हो उसको ठीक। आप ये सब जो कंपनीज हैं जहां पर एड चलाए जाते हैं, फेसबुक यानी कि मेटा हुआ, यूट्यूब के एड्स हुए, तो इनमें जो है वो आपको इन कंपनीज के ऊपर जो है वो रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे कि ऐसे एड्स जो है वो बिल्कुल भी ना वो करें। और दूसरी बात, सिर्फ वेरीफाइड लोगों के ही एड्स जो है वो पब्लिश किए जाएं, जिनके पास अपना खुद का इंडिया के अंदर वो हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो। तो जो अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन डाल रहा है, अप्रूवल दे रहा है, तो उसका ऐड जो है वो हुआ है। आप भी तो कोई भी ऐड कर सकता है भाई आज की डेट में। तो मतलब आप देखते होंगे, आप अपना खुद का पर्सनल जो इंस्टाग्राम अकाउंट है देखना, या फेसबुक अकाउंट है देखना, वहां पर बूस्ट का एक ऑप्शन होता है, बूस्ट पोस्ट। देखा होगा आपने अगर अपना कोई पेज बनाया होगा तो। क्यों आता है बूस्ट पोस्ट? क्योंकि आप पैसा दो उस कंपनी को, वो आपका जो भी आपका कंटेंट है वो सबसे ऊपर जो है वो लेकर आएगी, ज्यादा लोगों तक रीच जो है वो पहुंचाएगी। इसी ज्यादा लोग तक रीच के कारण काफी सारे लोग इसका फायदा उठाकर, बेचारे जो मासूम लोग हैं जिनको ज्यादा समझ नहीं है इन सब चीजों के बारे में, उनको फंसा दे रहे हैं। और ऐसे ही मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है आने वाले समय में। तो आपने समझा, सिर्फ लिख लो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, बुलेट पॉइंट। ये इसका फीचर है कि भाई ये, अब आपको समझ में आ गया कि अथॉरिटी का काम क्या, तो लिखने की जरूरत नहीं। वैसे भी नाम में ही लिखा हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अथॉरिटी है। ये ऐसे ऑफिशियल्स है जो उपभोक्ताओं को जो है वो संरक्षण प्रोवाइड कराएंगे। फिर कंज्यूमर राइट्स, इस कानून के अंदर 6 फंडामेंटल कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस और ग्रेवियंस रिट्रेसल। ये लिख लो तीनों चीजें, ये पूरा लिख लेना ये वाला। फिर ई कॉमर्स रेगुलेशन, अब ऑनलाइन सेलर और डिजिटल मार्केट प्लेस को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा कंज्यूमर की शिकायत के लिए। अगर कंज्यूमर कोई शिकायत कर रहा है तो उसको सीरियसली ऑनलाइन कंपनीज को देखना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो मैन्युफैक्चरर्स या सेलर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी डिस्प्यूट्स अगर होता है तो उसको जल्दी रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उनको स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज जो है वो लगाई जाएंगी। तो ये पूरी चीजें जो है वो फीचर जो है वो ये नए 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं ग्रीवियंस रिट्रेजल मैकेनिज्म पर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत का निवारण कैसे होगा। ई दाखिल पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ई दाखिल पोर्टल, ई जागृति। ई दाखिल पोर्टल 2020 में लॉन्च हुआ है, लिख लो। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी कंप्लेन आसानी से फाइल कर सकते हो। ई जागृति एक नया इनिशिएटिव है केस ट्रैक और कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए। तो के सिर्फ इतना लिखोगे, ई दाखिल पोर्टल ब्रैकेट के अंदर फाइल कंप्लेन,
डैश 2020, तो 2020 का ये इतना हो गया, बस आपके नोट्स इतने से हैं। ई दाखिल पोर्टल डैश 2020 डैश फाइल कंप्लेन, बस कि आप इतने में समझ में आ जाएगा ना आपको कि ऑनलाइन आपको कंप्लेन फाइल करनी है। ई जागृति, ये एक नया इनिशिएटिव है, तो ई जागृति लिखो डैश केस ट्रैकिंग, तो ये ट्रैक करेगा केसेस को। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, इसमें एआई पावर्ड चैटबॉट और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है। आप व्हाट्सएप, एसएमएस, उमंग ऐप और टोल फ्री नंबर 1915 पर भी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखो टोल फ्री नंबर 1915, ये आप आने वाले समय के अधिकारी को नंबर पता होना चाहिए आपको। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1915। कंज्यूमर वेलफेयर फंड भी बनाया गया, ये भी लिख लो। ये फंड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कंज्यूमर अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए, कि भाई उपभोक्ताओं को अवेयरनेस करो। जैसे कि आप देखते होगे ना आप, कि काफी सारे जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, ये ब्रांड प्रमोशन जो है, सॉरी ब्रांड प्रमोशन कह रहा हूँ, ये उपभोक्ताओं को जो है वो अवेयर करने का काम करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन के कई बार एड्स जो है वो आते हैं, है ना, और उसमें सरकारी बाद में जो है वो पूरी सेवाओं का जिक्र होता है। तो अमिताभ बच्चन फ्री में तो ऐड कर नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको पैसा जाएगा इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड से। ये चीज है। दो ये लिखने की जरूरत नहीं कितना एलोकेट हुआ क्या हुआ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सिर्फ इतना लिख लो आप। तो ऑनलाइन शॉपिंग गाइस बढ़ गई है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसीलिए ई कॉमर्स रूल्स 2020 भी लाए गए। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखोगे ई कॉमर्स रूल सरकार लेकर आई है 2020 की, जो ये इंश्योर करता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो, प्राइस क्लियर हो और रिटर्न पॉलिसी फेयर हो। यानी कि अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो रिटर्न, 10 दिन में रिटर्न, 15 दिन में रिटर्न, है ना। फिर कुछ वेबसाइट डेसेप्टिव टैक्टिक्स यूज करती हैं, यानी कि किसी को उन्होंने वेबसाइट में बुला तो लिया, फिर बिना प्रॉपर जानकारी दिए उससे और पैसा वसूलते हैं, जिसको हिडन चार्ज बोलते हैं। फॉल्स अर्जेंसी दिखाते हैं कि अरे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बचे हैं, ले लो यार, 30 मिनट में नहीं लिया। देखते होगे आप, कई बार देखते होगे। आपने एक ओपन करी वेबसाइट, किस किस ने देखा कमेंट बॉक्स में बताना, कि लिख सिर्फ इतना लिख दो, यस आई हैव ऑब्जर्व। देखा है कि नहीं देखा है? आपने वेबसाइट ओपन करी, वहां दिख रहा है 30 मिनट में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड में ऑफर ऑफर खत्म हो जाएगा, तुरंत क्लिक करें और आगे बढ़े। ये क्या बेवकूफी है भाई। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि देखो यार, मैं खुद बिजनेस करता हूं, मुझे खुद पता है, राइट। और जैसे कि एजुकेशन है, राइट, एजुकेशन की बात करें तो वेरियस कोर्सेज वगैरह जो होते हैं, राइट, जिसमें डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली डिस्काउंट जो होता है वो एक टैक्टिक होती है, कि जिससे कि और ज्यादा लोग को शॉर्ट पीरियड में जो है वो अट्रैक्ट कर लो आप, राइट। और जैसे आप देखते होंगे ना कि कोई फलाना कोर्स हुआ या फिर, चलो ठीक है इसकी बात नहीं करते हैं, मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं तो बड़ा बुरा लगेगा मुझे। तो बट ये सच्चाई है भाई, जो भी हो, आप आने वाले समय के अधिकारी हो, आपको सच्चाई से अवेयर करना भी जरूरी है। तो द पॉइंट इज दैट कि जो लिखा रहता है ना कि 4999 का कोर्स, उसमें बड़ा सा एक क्रॉस लगा रहता है, फिर लिखा रहता है ओनली 499 में आपको दिया जा रहा है, तो लोगों को लगता है अरे वाह यार, अपन को तो कितना फायदा जो है मिल गया, 4500 रुपए का डिस्काउंट हो गया मेरा तो, वाह। बट एक्चुअल दैट प्रोडक्ट कॉस्ट ओनली 499। सो दिस इज द रियलिटी। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं है, काफी सारी चीजें, परफ्यूम ऑर्डर करते हो आप, बहुत सारी चीजें, तो आपको दिखता ही है, तो वो उस जाल में मत फंसो। उसकी रियल कॉस्ट ही वो होती है, बस वो दिखाया जाता है। क्यों देगा भाई, आप खुद सोचो ना यार, इतने तो आप समझदार हो, क्यों कोई डिस्काउंट देगा? जिसको जो चीज जो है वो जितने में पड़ेगी, तो उससे घाटे में देगा क्या आपको? नहीं ना। तो दीज आर सम, हाँ भले ही वो अपना शायद अपना मार्जिन कम कर ले, तो वो एक अलग बात है, तो उसमें डिस्काउंट देगा वो, बट ये टैक्टिक्स होती है। तो ये जो डार्क पैटर्न है इसको भी रेगुलेट किया जाता है। फिर जागो ग्राहक जागो इनिशिएटिव, ये भी लिख लेना आप। ये इनिशिएटिव कंज्यूमर को रियल टाइम अलर्ट्स देता है, फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स और मिसलीडिंग एड्स के बारे में जानकारी देता है। फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ई कॉमर्स गाइडलाइन, ये भी लिख लो आप। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ई कॉमर्स गाइडलाइन देता है। ये गाइडलाइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करने की एडवाइस देते हैं, कि भाई तुम जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हो यार, फर्जी प्रोडक्ट मत दो। होता है भाई, आजकल मार्केट में इतने प्रोडक्ट फर्जी हैं कि मैं हैरान हूं चीजों को देखकर, कि कुछ ऑर्डर करो आ कुछ और जाता है, क्या ही बोले। तो अब आते हैं कुछ चैलेंजेस पर, जो अभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आड़ा बन रहे हैं। तो पहला चैलेंज लिखने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है, अवेयरनेस एजुकेशन। बहुत से लोग अपने उपभोक्ता के अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं, कंज्यूमर राइट्स नहीं जानते हैं, इसलिए कंज्यूमर एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा। जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस इतने सारे पड़े हुए हैं कि इतना लंबा टाइम लग जाता है नतीजे तक पहुंचने में। जैसे मेरे साथ एक जिम वाले ने फ्रॉड किया था, केस में जीत गया हूं, बट मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा नुकसान ही हुआ। क्या बोले हम। मैंने
3 जिम ज्वाइन किए थे जिसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। एक जिम था जिसमें मैंने 1 साल के 80,000 रुपए दिए थे। ठीक था वो तो, अब वो ठीक है यार, वो पर्सनल ट्रेनर मुझे पसंद नहीं आ रहे थे उसके। दूसरा जिम था उसमें मैंने 1 साल के 1 लाख रुपए दिए थे। वो अच्छा था, वहां पर फिजियोथेरेपी वगैरह भी प्रॉपर होती थी, डॉक्टर्स थे मेरे लिए, 5-6 लोगों की टीम थी। फिर एक जो जिम था जिसमें मैंने मात्र 15,000 रुपए दिए, बट उसने फ्रॉड कर दिया था मेरे साथ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही थी यार, मुझे वो गलत एक्सरसाइजेस जो है वो बता रहा था। अब भाई मुझे बैक का इशू है और वो मुझे डेडलिफ्ट करवा रहा है, और वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो यार, ये दिस इज नॉट फॉर, नॉट गुड फॉर यू। तो मैंने बोला कि यार आई नो वेरी वेल इट इज नॉट गुड फॉर मी, बट ये बोल रहे हैं कि इससे ठीक होगा तो मैं कर रहा हूँ। अब ऑब्वियस ही बात है यार, आप उन लोग को फॉलो करते हो जो आपको लगता है कि हाँ यार आपने कहीं पे ज्वाइन किया एंड दे हैव नॉलेज। बट आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइज विल बी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आने वाले समय के आप ऑफिशियल्स हैं। आप अगर तैयारी भी अपनी कर रहे हैं, किसी के अंदर गाइडेंस भी है वो ले रहे हैं, तो मेक श्योर टू क्रॉस चेक दैम, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। सामने वाले का बन रहा है ऑलरेडी या बन चुका है, तो आपको ये देखना है कि भाई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। राइट, अगर नहीं हो रही है तो क्वेश्चन करो ना, पूछो। देखो, बट किसी के ऊपर चढ़ो मत, आई एम लिटरली टेलिंग यू। क्योंकि ऐसी गलती मैंने देखा है कि कई बार लोग करते हैं कि किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो फिर आपको छोड़ देगा, भले ही वो बेस्ट हो मार्केट में, बट फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। एक तरीका होता है पूछने का किसी से। लोग बताओ कैसे गलती कहां करते हैं, उन लोगों को तरीका नहीं पता। आपको अगर किसी से पूछना है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई टॉपिक है, वो सिलेबस का कंप्लीट नहीं हुआ, तो लोग जो है बजा के एकदम से ऐसे पूछते हैं कि अरे यार सर ये आपने कंप्लीट नहीं कर पाया, ये क्या है यार, हम तो परेशान हो गए, मतलब ये कैसा पढ़ा रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नो, दिस इज नॉट द फेयर थिंग। हर एक चीज एक सही तरीके से होती है। अगर आप सही तरीके से बोलना सीख जाओ या किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करना सीख जाओ ना, तो आपकी, मैं बता रहा हूँ, 90% चीजें आसान हो जाएगी। अब यही चीज आप सामने वाले को बोलो कि सर ये टॉपिक था, ये समझ में आ नहीं रहा है, अपन ने करवा लिया क्या ये वाला टॉपिक, तो सर प्लीज अगर करवा दिए तो मुझे बता दो यार कि कहाँ पर है, मैं एक बार रिवाइज कर लूँ। यू नो वेरी वेल कि शायद वो टॉपिक हुआ नहीं है, फिर वो सामने से रिस्पॉन्स आ गया कि डोंट वरी बेटा, इन फ्यूचर वी विल गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, और या तो ये आ जाएगा कि ये लो मटेरियल, आप इससे कवर कर लो। राइट, तो दिस इज द फेयर थिंग कि सामने वाले को भी ठीक लगा और आपका भी काम हो गया। बट वहीं है जब आप गुस्सा करो तो सामने वाला बोलेगा कि ये काम करो यार, लीव, टेक योर मनी बैक, जाओ भगो। तो ये चीज नहीं करना है ना। यू गाइस आर वेरी स्मार्ट पीपल। आपको अपने, जो बोलते हैं ना, शब्दों, उस पर ध्यान देना है। बोलते हैं ना, मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं जाते, ये बात बहुत फेयर है। तो आपको हर एक शब्द बहुत ध्यान से यूज करना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपको अगर अपना काम निकलवाना है तो प्यार से ही हो सकती है चीजें पॉसिबल। अगर आप गुस्से में चीजें करोगे तो आपका काम भी नहीं निकलेगा, फ्रस्ट्रेटेड आप भी रहोगे, और हो सकता है कि आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओ। तो एवरीथिंग शुड बी अंडर अ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, दायरे में रहकर करनी चाहिए। बट हाँ, बेवकूफ भी नहीं बनना है कि सामने वाला बेवकूफ ही बनाया जा रहा है, तो फिर बोलो कि नहीं यार, आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड, रिफंड का कोई ऑप्शन है क्या। तो सामने वाला बोलता है नो, देयर इज नो ऑप्शन फॉर रिफंड। तो ठीक है, बहस करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए अपना टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी जगह जो है वो स्क्रॉल करो, सर्च करो। जिस दिन ऑफिशियल जो है वो बन जाओगे, उस दिन ये पूरी चीजें जो है वो ठीक कर देना सिस्टम की। बट अभी किसी से अननेसेसरली लड़ने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, किसी ने वाकई में, जैसे मैं उस जिम वाले से जो है वो इसलिए लड़ा था क्योंकि मैंने उनको बहुत बार बोला कि यार मेरे लिए पर्सनल ट्रेनर चेंज करो, आप मुझे गलत ट्रेनर दे रहे हो, गलत ट्रेनर दे रहे हो, और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताकर ज्वाइन किया था, और ये बुलवा कर। बट सामने वाले ने मेरे साथ चोट करी, तो मैंने बोला ले बेटा, खींचूंगा तेरे को कोर्ट में। बट हुआ कुछ नहीं, मेरा उल्टा और पैसे लग गए उसमें। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये फालतू चीज में नहीं काम करना है, भाई छोड़ो, लीव दैट। क्योंकि वो 15,000 रुपए के चक्कर में मैंने वकील को अलग से 10,000 रुपए दिए थे, क्योंकि ईगो आ गया था ना यार। अब वो नया नया जोश था उस समय कि अरे मुझे कैसे बोल दिया तुमने यार। तो वही, अब ऑब्वियस ही बात है, मैं भी इंसान ही हूँ, गलती करके जो है वो सीखता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ कि आप लोग गलती मत करो ऐसी। राइट, तो वो मैंने करी थी नए नए जोश में, ईगो में। अच्छा साल इसने बोल कैसे दिया मुझे, बताता हूँ। इस जिम, इसके तो जिम को ही बंद करवाऊंगा मैं। कुछ गुंडे उंडे लेकर भी भिजवा दिया था मैंने उसके जिम के बाहर। तो बस ठीक है, वो तो था उस समय जोश। चलिए, तो ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब सॉल्व भी हो सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज को ज्यादा फंडिंग और रिसोर्सेज की अभी जरूरत है, ये भी एक बड़ा इशू है। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही इसके बस सोल्यूशन होते हैं और कुछ नहीं। आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जो मैंने आपको नोट्स बताए वो ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स में उसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर के अधिकार कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपको ऑनलाइन जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज चल रही है उसके बारे में डिस्कशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे
जा सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और लाइक का बटन प्लीज हिट कर दिया करो यार। उससे क्या होगा कि हमारे वीडियो को जो है वो थोड़ा सा पुश जो है वो मिल जाएगा यूट्यूब के एल्गोरिदम की तरफ से। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंटी टॉर्चर लॉ, इंडिया का एक्सट्रेडिशन चैलेंज और एंटी टॉर्चर लॉ की आवश्यकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनना। रिसेंटली यूके हाई कोर्ट, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूके हाई कोर्ट ने संजय भंडारी को इंडिया के लिए एक्सट्रेडिट करने से मना कर दिया। एक्सट्रेडिशन का मतलब समझते हो ना? नहीं समझते? प्रत्यर्पण होता है ये। बेसिकली ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर, एक्सट्रेडिशन का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से जो भगौड़े होते हैं, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं या कोई भी क्राइम करके भग जाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, है ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर चले गए, वो दूसरी कंट्री में चले गए। राइट, जैसे विजय माल्या ले लो आप। तो अब इन लोगों को वापस इंडिया बुलाना की जो प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर। कि इनको वापस लेकर आओ, ये क्रिमिनल्स को वापस लेकर आओ और इनको इंडिया की कोर्ट में खड़ा करो और सजा दिलवाओ। तो यूके हाई कोर्ट ने मना कर दिया संजय भंडारी को इंडिया भेजने से। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट में तहावुर राणा का अपील चल रहा है, यह भी एक मुद्दा है। इन केसेस के एक सीरियस इश्यूज उभर कर जो आए हैं वो ये है, इंडिया का टॉर्चर के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है। तो आज हम समझेंगे क्यों ये इतना जरूरी है कि इंडिया एक एंटी टॉर्चर लॉ पास करे और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेक्टिफाई करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। यूनाइटेड नेशन का एग्रीमेंट है जिसको अभी तक हमने रेक्टिफाई नहीं किया है, लागू नहीं किया है, तो इसको हम लागू करें। तो ये टॉर्चर क्या ही बोलूं मैं जिस समय 17 साल की मेरी एज थी जिस टाइम पर, उस समय मुझे क्राइम ब्रांच उठा के ले गई थी। मैंने आपको बोला था कि एक बार मेरा एक केस है, वो भी बताता हूँ मैं। क्राइम ब्रांच मुझे उठाकर ले गई थी और मैं 18 साल का भी नहीं था। मुझे जैसे बोलते हैं ना, आप आर्टिकल 22 पढ़ते हो कि 24 घंटे के अंदर किसी को भी अरेस्ट कर जो किया जाता है, जिसको भी उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बोलो हाँ या ना, ये पढ़ा है ना आपने? आर्टिकल 22 बॉस, है ना? पढ़ा होगा। बट रियलिटी में नहीं होता ये। मैं 17 साल का था, मुझे 4 दिन तक क्राइम ब्रांच के अंदर रखा था और एमपी नगर थाने में रखा था। मतलब दिन में क्राइम ब्रांच रखते थे, रात में थाने में शिफ्ट करते थे। राइट। और मेरे घर पे फोन लगवा दिया था कि मैं बाहर इंदौर गया हूँ पार्टी करने, तो दोस्तों के साथ हूँ। राइट। और जो टॉर्चर हुआ मेरा भाई, वो नेक्स्ट लेवल टॉर्चर था। मतलब लिटरली, जो उनके पास एक मारने का एक पट्टा होता है जिसमें लिखा रहता है, मुझे मेरे एक्चुअली क्या कुछ दोस्तों ने फंसा दिया था एक केस में। तो बट दोस्ती यारी में मैं 3 दिन तक जो है मार खाता रहा, कुछ बोला नहीं। बट चौथे दिन पता लगा साले इन्हीं लोगों ने फंसाया मुझे खुद बचने के लिए। तो फिर चीज़ें चेंज हुई, फिर मेरे पिताजी को पता लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। डीएसपी वगैरह को पिताजी ने बुलवा लिया था, तो बहुत बहुत बड़ा कांड हुआ था। जो एक्चुअल क्रिमिनल्स जो थे, फिर उनको फिर बंद करवाया हमने। तो चीज़ें होती हैं यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, ऑफिशियल समझदार भी होते हैं। जिन जिन ऑफिशियल ने मुझे अरेस्ट किया था ना, वो आज भी मेरे साथ कांटेक्ट में है। वो उस समय 2 दिन के बाद उन्होंने, क्योंकि पता लग जाता है यार कि कौन सही है कौन गलत, 2 दिन के बाद उन्होंने खुद बोल दिया था कि अरे यार तू फालतू फंस गया यार। मोनू, मोनू मेरा मतलब घर का नाम है। तो उनको सब जानकारी थी मेरे बारे में, हर एक चीज, क्योंकि वो मुझे करीब 1 महीने से फॉलो कर रहे थे, मेरी हर एक्टिविटीज को। तब उन्होंने जो है वो बोला मुझे। पर बहुत मारा था सालों ने। उनके पास एक मारने का एक पट्टा होता है जिसमें लिखा रहता है सच बोल पट्टा, कि ये पड़ेगा तो तुम सच बोलोगे। मेरे पैर पर करीब 80 पट्टे पड़े थे। 80 मतलब एक रैंडम मैं नंबर बता रहा हूँ। अब वो ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि भाई जब वो पढ़ा था, बाप रे, मतलब ये मान के चलो कि 10-20 पढ़ने के बाद तो मतलब पैर में दर्द कम, दिमाग में दर्द ज़्यादा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सर की नस फट जाएगी। बहुत गंदा टॉर्चर। एक ऐसी कुर्सी पे बैठा दिया था मुझे जिसकी एक टांग नहीं थी, बोला था बैलेंस करो। बैलेंस जब कर रहा था मैं, तो मेरी नाक पर इन लोग स्टिक मार रहे थे। बहुत गंदा था भाई। वो तो आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी मतलब रूह कांप जाती है, इतना खतरनाक समय मैंने देखा था वो वाला। तो मैं आपको इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ, द थिंग इज दैट कि आप रियलिटी समझो, क्योंकि ये मेरे मेरे साथ खुद गुजरी। अब आप बोलोगे सर आपके ऊपर किताब लिखनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, मैं जेन्युइनली लिखूंगा अपने ऊपर किताब। मेरे साथ सब घटना हो चुकी है हर एक प्रकार की। इसीलिए तो भाई आप लोग जैसे ब्यूरोक्रेट्स को रहे हो, मैं ट्रेन कर रहा हूँ रियलिटी बताकर, दिस इज द सिस्टम,
सिस्टम में ये चीजें होती हैं, और आज की डेट में मैं खुद बैठता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बैठता हूँ, क्रिमिनल्स भी दोस्त हैं मेरे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल पैकेज हूँ मैं भाई। और इसीलिए तो काफी सारे, जैसे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मेरा एक स्टूडेंट था अक्षय पांडे, मतलब है, मतलब अभी भी वो यूपीएससी जरूर फोड़ेगा वो, अगर वो करेगा तो। वो अभी तहसीलदार है उत्तर प्रदेश पीएससी में। बहुत तगड़ा। बहुत समय तक मेरी उससे कंटिन्यू बात रही, और उसके रिजल्ट से पहले तो मैंने खुद बता दिया था उसको कि मैंने कहा बेटा तेरा सिलेक्शन हो गया, टेंशन मत ले। तो और उसका इंटरव्यू भी लिया था मैंने, तो बोला था सर क्यों मजाक कर रहे हो, मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ तू सिलेक्टेड है। तो कहानी वो होती है यार कि पता रहता है एजुकेटर्स को कि कौन कहाँ तक जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो टॉर्चर होता है ना इंडिया के अंदर, ये बहुत गलत होता है और अननेसेसरली फंसाया जाता है। एक ऑफिशियल था जिसको, वो जो अपराधी थे एक्चुअल में, उन्होंने उसको पैसे खिला दिए थे। तो वो बेसिकली मुझे फंसाने के फिराक में था पूरा। मुझसे तो इवन ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर वगैरह भी करवा लिए थे। और क्या ही बोलूं, क्या क्या नहीं हुआ था। वो तो किस्मत अच्छी थी भाई, घर वालों के मेरे कर्म अच्छे थे कि मेरे को कुछ हुआ नहीं। मैं 4 दिन के अंदर वापस आ गया। जैसे ही पिताजी को पता लगा तो फिर सिस्टम ही चेंज हो गया फिर तो। एनीवेज, आगे की बात करते हैं। तो आपको क्या समझना है, इंडिया के अंदर एंटी टॉर्चर कानून लाना जरूरी है? क्योंकि भाई बहुत गंदा, मैं तो 17 साल का था तब मैंने टॉर्चर झेला है भाई, 17 ईयर्स का, सोच रहे हो आप? अगर मैं केस करता पुलिस वालों के ऊपर तो जिन्होंने मुझे रखा था सबकी नौकरी चली जाती। बट ठीक है, वो तो पिताजी अपने सीधे साधे भी हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं कभी तो कभी सीधे होते हैं। तो उनसे उन्होंने माफी वाफी मांगी, मुझसे माफी वाफी मांगी, but ठीक है, बढ़ गए आगे कि गलत फंस गए यार तुम फालतू में। बट अभी भी दोस्त हैं वो मेरे, जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था। अभी भी मतलब कभी कभी मिलता हूँ मैं उनसे। तो अब तो वो पुरानी बातें याद नहीं करते हम लोग अब, क्योंकि अब दूसरे काम पर इन्वॉल्व हो गए हैं। चलो, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर लिख लिख लिया ये लिखो, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो टॉर्चर को पूरे दुनिया भर में प्रिवेंट करने का काम करती है। इसको 1984 में अडॉप्ट किया गया था और 1987 में ये लागू हुई, लिख लेना। 1984 में अडॉप्ट हुआ और लागू हुई 1987 में, ये चीज लिखेंगे आप। ये ट्रीटी ट्रीटी ये एग्रीमेंट ये डिमांड करता है कि कंट्रीज टॉर्चर को कंप्लीटली बैन करे, और अगर कोई टॉर्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उनको, उनके ऊपर कार्रवाई हो। राइट। एक कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर भी है जो इस ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है, तो ये भी लिख लेना, इसके अंदर एक कमिटी है, कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, जो पूरी देखती है कि कहां कहां पर टॉर्चर जो है वो हो रहा है। अब इंडिया ने 1997 में यूएनसीएटी साइन तो किया, लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा क्या इंडिया ने इसको साइन किया है, तो जी हाँ, 1997 में इंडिया ने इसको साइन किया है, बट हमने इसको लागू नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया। इंडिया का कहना है कि हमारा जो डोमेस्टिक लॉ है, हमारी खुद की कंट्री के जो कानून जो है, वो टॉर्चर को नहीं रोक पाएंगे, मतलब जो टॉर्चर को रोक सके ऐसे कानून नहीं है। तो एक सीरियस मुद्दा यह है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से भगौड़े जो हैं, फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स जो हैं, वो एक्स्ट्रेडिशन से बचने के लिए इंडिया के टॉर्चर रिकॉर्ड का यूज करते हैं। ये निकलवाते हैं कि भाई देखो हम वहां पे जाएंगे तो हमें पीटा जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। और सत्य भाई, जब मैं 17 साल का था भाई, जुवेनाइल, मुझे नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो बट अब तो चीजें अवेयरनेस क्रिएट हो गई। बट हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद जब मेरा एक कांड हुआ था, उसके 4 1 साल बाद, जब एक एक्सीलेंस कॉलेज के अंदर करीब 60 70 लड़कों को घुसवाया गया था, तब उस समय जब अरेस्टिंग हुई थी तो मैं उन लड़कों को छुड़वाने गया था, क्योंकि उस समय मैं एक पॉलिटिक्स पार्टी से जो है वो जुड़ा हुआ था। तब उस समय मैंने क्या चीज नोटिस करी, मैं आपको बताता हूँ। जो हाई रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे आप लोग, राइट, जब आप किसी, फॉर एग्जाम्पल आप रैंडमली किसी दौरे में चले गए थाने में, है ना, आप घूमते हुए जा रहे हो चेक करने के लिए कैसा सिस्टम चल रहा है, जब आप देखोगे ना अंदर किसी को पिटाई पड़ रही है, तो आप खुद दौड़ के जाओगे और बोलोगे "हाँ, छोड़ो इसको, हटाओ, मारने की जरूरत नहीं है इनको, मार के रहे हो तुम"। मैंने खुद आंखों के सामने देखा है। एक आईपीएस था, मेरे ख्याल से शायद डीएसपी था, आई थिंक, मतलब अभी नया नया आईपीएस बना था वो, या एसपी था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। राइट, तो वो एकदम से आया था, बट ये चीज थी कि हाई हाई रैंक ऑफिशियल है, तो उसने एकदम आकर जो है वो चिल्लाया कि तुमने मारपीट कैसे रहे हो तुम, छोड़ो उसको, छोड़िए उसको आप, अब मारना नहीं उसको। समझ रहे हो? तो ये, क्योंकि वो हाई रैंक के ऑफिशियल्स को पता है कि किस तरीके से ट्रीट करना है, बट लो रैंक के ऑफिशियल्स का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो आए दिन तो देखते रहते हैं यार। एक शाहपुरा थाना है हमारे यहाँ पर, नहीं वो सॉरी, कोलार थाना। वहां पर एक बार मेरा दोस्त बंद था, उसके साथ एक कैदी था। उस कैदी ने बताऊं क्या किया, वहां पर एक इंक की बोतल पड़ी थी, लोग रात भर बंद थे, मतलब पुलिस ने जो है उनको उठा लिया था, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में थे या पता नहीं किस केस में थे, मैं सुबह गया था उनको छुड़वाने। तो वहां जाके पता लग रहा है कि रात में मेरे दोस्त जिस कैदी के साथ बैठे हुए थे, उसने क्या किया, वो एक इंक की बोतल उठाकर पूरे रिकॉर्ड्स में फेंक दिया, मतलब वहां पे जो अलमारी थी उसके अंदर पूरी इंक की बोतल जो है वो डाल दी।
अब लो रैंक का ऑफिशियल जो दिन रात ये चीज देख रहा है उसका दिमाग नहीं खराब? आप खुद सोचो, आपके रूम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड है, अगर कोई आकर उसमें पानी डाल दे तो आप उठ के उसको तमाचा नहीं मार दोगे गुस्से के मारे कि ये क्या कर रहा है बेवकूफ? होता यही है। प्रॉब्लम छोटे ऑफिशियल के साथ सबसे बड़ी ये है कि ऐसे ऊट पटांग टाइप के लोग आते हैं कि कुछ करने को नहीं हो रहा तो चलो कुछ ये कर ले, थोड़ा मजा हो जाए। अब क्या करे आदमी भी, है ना? तो हर चीज को मैनेज करना भी जरूरी है। आप एकदम से थोड़ी ना, अब छोटे रैंक के ऑफिशियल्स ने अगर मारना पीटना शुरू कर दिया किसी को, तो आप बड़ी रैंक के हो, एकदम से थोड़ा ना उसको सस्पेंड कर दोगे कि अबे तूने मारा कैसे, यू आर सस्पेंडेड। नो नो भाई, सिस्टम चलता है। आपको भी ये समझना जरूरी है कि वो बेचारे किस प्रेशर को झेल रहे हैं, इसलिए तो बदतमीज हो जाते हैं वो छोटी रैंक के ऑफिशियल्स कई बार। और हम लोग इसको समझ नहीं पाते, हमको लगता है पुलिस देखो कितनी बदतमीज है। आप खुद सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बदतमीजी के पीछे का कारण क्या है। ये ऐसे नौटंकी उटपटांग टाइप के लोग, समझे आप? तो 1997 में इंडिया ने इसको रेक्टिफाई, साइन किया, बट रेक्टिफाइड है वो नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब कुछ चीजें हमको समझना जरूरी ये है कि क्यों जरूरी है इंडिया यूएनसीएटी को रेक्टिफाई करे। तो पहला, जब फॉरेन कोर्ट्स की अगर हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज की कोर्ट्स की बात करें, वो बताओ क्या देखते हैं कि इंडिया के पास एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है, तो वो एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है क्रिमिनल्स और जो फाइनेंशियल फ्यूजिटिव है, जो यानी कि हमारे यहां से फाइनेंशियल क्राइम करके भागे हैं, ये इंडिया के जस्टिस सिस्टम से बचकर भाग जाते हैं। और फिर वहां पर वो दलील करते हैं कि हम जाएंगे तो हमें मारा जाएगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट सही है, वहां पर टॉर्चर किया जाएगा, आप प्लीज हमें मत भेजो। तो फॉरेन कोर्ट बोल देती है ठीक है नहीं भेजते। फॉरेन कोर्ट हमसे डिमांड करती है कि कानून लेकर आओ एंटी टॉर्चर की, हम भेजेंगे इस व्यक्ति को तो हमारे पास से, तो ये सही सलामत रहना चाहिए। इंडिया में कस्टोडियल वायलेंस बहुत ज्यादा है। कस्टडी में कई बार मर्डर हो जाता है, पिटाई होती है, देखते होगे ना मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं, वो झूठ नहीं है कि जेल के अंदर ही मरवा दिया, जेल के अंदर ही पिटवा दिया। मरवा दिया पिटवा दिया छोड़िए, जो कैदी होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध, चोरी चमारी इन सब चीजों के अपराध में आ जाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, ये जो छोटे मोटे अपराध जो होते हैं ना, इस अपराध में ये, क्या नाम है, बड़े क्रिमिनल्स जो अंदर होते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। पता है ये बात आपको? अंदर, सोचिए आप, बहुत खतरनाक चीज है ये। अंदर बहुत कुछ होता है जेल के। जब आप जाओगे सिस्टम में तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि अरे बाप रे क्या क्या चीजें हो रही हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट किया था 1731 डेथ कस्टडी में हुई हैं। अगर यूएनसीएटी को रेक्टिफाई कर दिया जाता तो प्रिवेंटिव मेजर्स, इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती। इंडिया का आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी की गारंटी देता है, उसके तहत टॉर्चर से बचने का हक इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जजमेंट दिया है कि कस्टोडियल टॉर्चर हमारी मतलब ह्यूमन डिग्निटी का जो है वो क्लियरली उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। कस्टोडियल डेथ, समझ रहे हो? तो दीज आर द इश्यूज। अगर यूएनसीएटी को रेक्टिफाई करते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ज्यादा अकाउंटेबल बनाया भी जा सकता है। तो आप बस, क्यों इंडिया को रेक्टिफाई करना चाहिए यूएनसीएटी, बस ये बुलेट पॉइंट्स लिख लो। हम किसी को बुलवाएंगे तो वो रिक्वेस्ट जो है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एंटी टॉर्चर कानून होगा। कस्टोडियल टॉर्चर की भी एक प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। लिखना चाहो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो आप, कि सोचो आप 1731 लोगों की डेथ हो गई भाई जेल में या कस्टडी में, आर्टिकल 21 को हम फुलफिल कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से? डिग्निटी होता है ना कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, भले ही वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल के साथ क्या डिग्निटी, बट फिर भी ह्यूमैनिटी तो है भाई। दरिंदे के सामने आप थोड़ी ना दरिंदे बनोगे, समझ रहे हो? ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, दलित, माइनॉरिटीज, रेफ्यूजीज, है ना? तो ये सब चीजें। अब आगे की बात करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर क्या पड़ता है। तो जैसे कि यूके, यूएस के कोर्ट्स ने इंडिया की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को मना कर दिया, इससे हमारा एक्सट्रेडिशन प्रयास वीक होता है। हम इतने समय से पूरी प्रयास कर रहे होते हैं कि उस क्रिमिनल को लेकर आए, वहां पर एक जजमेंट, एक ऑर्डर में सब धरा का धरा रह जाता है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास एंटी टॉर्चर कानून नहीं है। अरे ले आओ ना एंटी टॉर्चर कानून, वैसे भी कौन से सभी कानून का पालन हो रहा है, कर दो दिखाने के लिए, फिर बुलाओ उनको, फिर पीटो, पीटना तो जरूरी है ना।
है कि कुछ किया है। आप भी करोगे, ये आपको लग रहा होगा सर, आप एक तरफ तो बोलते हो नहीं करना चाहिए, एक तरफ जो है बोल रहे हो करना चाहिए। सिस्टम है बॉस। जब आप देखोगे ना कि आपके सामने एक ऐसा क्रिमिनल खड़ा है जो बड़े चौड़ में है, उसको बड़ी मुश्किल से आपने पकड़ा है, किसी बच्ची का उसने रेप किया और हंस रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा कि उसकी बत्ती सी जो है वो गिरा दो, मुक्का मार के? करेगा। और होता भी है, बाल बाल खींच लिए जाते हैं। गुस्सा आती है तो इंसान करे क्या भाई, कुछ ना कुछ तो करना रहता है। एक घुसंडी दे दिया जाता है, ले तेरी। तो वो होता है भाई। बट करना नहीं चाहिए, लिखना भी नहीं है मेंस में, ना इंटरव्यू में बोलना है, पता लगे बोल दो और फिर मेरा नाम फंसा दो कि वो सर ने बोला था करने के लिए, सर ने गलत शिक्षा दे दी। मैं बताता हूँ सिस्टम काम कैसे करता हूँ, ये बताता हूँ लिखना कैसे। तो इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है गाइस, उसका टॉर्चर को सपोर्ट करना वर्ल्ड वाइड में ह्यूमन राइट्स के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू बनता है। एक तरफ जो है वो हम बोलते हैं कि अरे हम तो बहुत गांधी विचारधारा के हैं दूसरी तरफ जैसे ही कोई क्रिमिनल आता है उसको बोलते हैं कि जिंदा जला दो इसको, है तो वो गांधी विचारधारा के हैं हम। बट कभी कभी सिचुएशन में हम पॉज कर देते हैं उस विचारधारा को। तो बस यही चीज है बॉस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री और जुडिशियल रिकमेंडेशन, राज्यसभा ने 2010 में एक एंटी टॉर्चर कानून बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 2017 में प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल ड्राफ्ट किया, लिख लेना भैया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक रिपोर्ट थी 2017 की, 273 रिपोर्ट। तो उसने भी ये बोला कि भाई आप जो है वो रेक्टिफाई करो और एक एंटी टॉर्चर बिल लेकर आओ, या टॉर्चर को प्रिवेंट करने का एक बिल लेकर आओ। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है, डी के बासु केस 1997 का, बहुत इंपॉर्टेंट। डी के बासु केस लिख लेना। कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए इसमें गाइडलाइंस है। डी के बासु की गाइडलाइन तो आप एनसीईआरटी में ही पढ़ते होगे ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल से पॉलिटी की 7th या 8th क्लास की। डी के बासु गाइडलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट टॉपिक। आज आपका टास्क है, ये गाइडलाइन आप पढ़ेंगे। डी के बासु की गाइडलाइन। प्रकाश सिंह केस, ये भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपका, प्रकाश सिंह केस। ठीक है, ये भी लिख लेना, 2006 का है प्रकाश सिंह केस। इसमें पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज का फॉर्मेशन होता है। कोई अथॉरिटी गलत करे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबी नारायण केस 2018, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई ये गलत है। आप इंसान जो है वो मेरे पास हो गया था जब मैं वहां से आया था क्राइम ब्रांच से, मैं बहुत घबराया हुआ था, डरता था मैं बाहर निकलने से कि कहीं मुझे फिर से लोग ना पकड़ लें, क्योंकि मुझे बड़े स्टाइल से पकड़ा जाने, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा पूरी घटना। मैं बहुत डरा था यार, मैं मान के चलो कि अपने घर से निकलने में डर लगता था मुझे, क्योंकि छोटा था यार, मैं 17 साल की उम्र का था। मैंने थाना ठीक से नहीं देखा था, और आप मुझे थाने तक पता था। अब 17 साल के बच्चे को कहाँ पता भाई कि क्राइम ब्रांच क्या होता है? मुझे नहीं पता था क्राइम ब्रांच क्या होता है। जब लेके गए थे तब मुझे समझ में आया कि ओ हो बाप रे, ये तो नेक्स्ट लेवल है। बट ठीक है, इन सब चीजों ने मुझे मजबूत बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमें लीगल रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की आवश्यकता है, राइट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन करने की आवश्यकता है पुलिस को, कि भाई वो थोड़ा सा, ये लिखने वाली चीजें है ना, कि थोड़ा सा नर्म वो रखें अपना, क्या बोलते हैं उनका, नेचर है। सिस्टम में घुसोगे तो खुद चिड़चिड़े बन जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअली में जो इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सनकी तो बनी गया है। और ये होता है भाई, क्योंकि आप अपने काम से काम में मतलब रखते हो, आपको फालतू चीजें नहीं पसंद, है ना। आप किसी से बात भी करते हो तो आप वो सामने वाला, कई बार होता है ना, कॉमन मैन घुमा घुमा के बताता है और कैसे हो भाई। तो फिर मेरे साथ होता है कई बार, बहुत समय बाद जब कोई दोस्त फोन करता है, और भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है यार आजकल, आजकल क्या कर रहे हो? मैं बोलता भाई सब बढ़िया, काम की बात कर। तो सामने वाला 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है, बोलता भाई ऐसे फोन नहीं कर सकता क्या मैं? मैंने कहा मुझे पता है 5 मिनट तू बात करेगा, फिर अपना काम बताएगा, उससे पहले ही बात कर लेना। बोलता नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर बोलता अरे सुन तो भाई ये मैंने कहा साल क्या बोले भाई। तो ये कहानी है गाइस पूरी। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स और इंडिया की डिफेंस रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% चांसेस है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मतलब कि हम अपने रक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे इस साल 2025 में, जिसमें
इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये सुधार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का कंसेप्ट। तो आइए समझते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है और ये इंडिया के लिए कैसे गेम चेंजर हो सकता है। तो लिख लो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये आपको समझना है। तो आईटीसीस मिलिट्री रिसोर्सेस को यूनिफाई करके अक्रॉस सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स एक सिंगल कमांडर के अंडर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया के लिए रखना। इससे क्या होता है? सीमलेस कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फास्टर डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन और जॉइंट एग्जीक्यूशन मिलिट्री स्ट्रेटजीज की। कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है। बात अब सिंपल शब्दों में ध्यान से सुनो, ये लिखना पूरा यार आप लोग, ये पूरी चीज लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स लिखेंगे आप। देखो यार, सिंपल शब्दों में इंडियन आर्मी के पास अलग रिसोर्सेज हैं, वेपन्स हुए, सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी के अलग वेपन्स हैं, एयरफोर्स को अलग वेपन्स एलोकेट किए जाते हैं, नेवी को अलग चीजें एलोकेट की जाती हैं। हमने क्या बोला, एक कमांडर के अंदर हम एक क्षेत्र के लिए तीनों सर्विसेज के जितने भी पूरे संसाधन है एक जगह पे रख दें, राइट। जितने भी संसाधन है उनके पास, जितनी भी टैक्टिक्स है वो पूरी एक तरफ रख दें, और फिर जरूरत पड़ने पर कोऑर्डिनेशन के साथ सबको मिलकर जो है वो हर तरीके से जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू ट्रेन करें और मिशन एक साथ कंडक्ट करें। इससे कितना फायदा होगा? इससे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा कि एयरफोर्स को जिस चीज की आवश्यकता होगी अगर वो मिलिट्री के पास है तो तुरंत उसको मिल जाएगी, बिना किसी लंबे प्रोसीजर को फॉलो किए, बिना किसी देरी के। सिर्फ उनको कमांडर से डील करना है, दैट्स इट। तो एक कमांडर के अंदर देखो लिखा ना, एक सिंगल कमांडर के अंदर स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया के लिए मिलिट्री रिसोर्सेज जितने भी है सबको यूनिफाई कर दो। ऐसे समझ कितनी बेहतरीन चीज है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, सिर्फ यही है, बस ध्यान में रखना है। अब इंडिया में थिएटर कमांड्स को लेकर काफी रिकमेंडेशंस आई हैं, ये रिकमेंडेशन लिख लो आप। थिएटर कमांड को लेकर किस किस ने रिकमेंडेशन दी, सिर्फ कमेटी के नाम लिखेंगे आप, सिर्फ कमेटी के नाम और कुछ नहीं। पहला, कारगिल रिव्यू कमेटी 1999, इसने आईटीसी बनाने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट करने की सलाह दी थी। सीडीएस की सलाह भी इसने दी थी, ये भी लिख लेना। शिकेतकर कमेटी 2016 की, इन्होंने 3 थिएटर कमांड्स का सजेशन दिया था, नॉर्थ वेस्ट और साउथ के लिए। ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्थ वेस्ट साउथ, 3 थिएटर कमांड, ताकि इंटर सर्विस सिनर्जी एनहांस हो सके। फिर एक आता है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसने थिएटर कमांडर्स को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दी थी, जो कि सभी 3 सर्विसेज पर अप्लाई होती हैं, जो ग्रेटर इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है कि ये तीनों को कोऑर्डिनेट करके जो है वो चलेंगे। समझ में आ गई? अब हमारे पास नॉर्थ थिएटर कमांड लखनऊ में है, लिख लेना। ये चाइना से रिलेटेड खतरे को काउंटर करेगा। ये प्रपोज है, ठीक है, ये अभी आए नहीं है, याद रखना प्रपोज्ड है कि लखनऊ के अंदर हम बनाएंगे नॉर्थ थिएटर कमांड जो चाइना से डील करेगा। ये पूरी चीज लिख लेना आप कि थिएटर कमांड कौन से प्रपोज किए गए हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर में हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खतरे को डील करेगा। और मैरीटाइम थिएटर कमांड त्रिवेंद्रपुरम में, जो इंडियन ओशियन रीजन पर डील करेगा। दैट्स इट। और हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड कौन सी अभी है, ये भी लिख लो। अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर में, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी को मॉनिटर करता है ये। एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है हमारी दिल्ली के अंदर, ये इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी कि हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिफरेंस स्ट्रेटजीज हैं उनको मैनेज करता है। पहली ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन मुंबई 2024 में ओपन की गई थी। ये लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस फैसिलिटीज को यूनिफाई करेगा सभी सर्विसेज के लिए, लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चैलेंजेस जो है वो क्या आते हैं कि हमारे पास मिलिट्री डॉक्ट्रिन की कमी है। आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑपरेशनल जोन्स ओवरलैप होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज अलग है ना। सब अपने अलग तरीके से, अपने अलग मेथड से, अपनी अलग स्ट्रेटेजी से जो है वो ऑपरेशंस करते हैं। तो एक यूनिफाइड वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन का एब्सेंस डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लेक्स बना देता है, क्योंकि सबकी अपनी अलग स्ट्रेटेजीज है तीनों फोर्सेस की, इसी को तो यूनिफाई करना है। तो ये एक चैलेंज भी है। एयरफोर्स अभी भी 31 स्क्वाड्रंस के साथ ऑपरेट कर रही है, जबकि सैंक्शन 42 है, मतलब इनके पास स्क्वाड्रंस की अभी भी कमी है। नेवी को बजट का इशू है, नेवी के पास बजट सीमित रहता है। आर्मी का डोमिनेंस मैन पावर और बजट एलोकेशन में एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, इतने ज्यादा मैन पावर है बट पैसा नहीं आ रहा प्रॉपर। मिलिट्री एजुकेशन सर्विस स्पेसिफिक है, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी है। ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट नहीं करते, तो कंडक्ट करें भाई, ट्रेनिंग्स करवाएं।
टेक्नोलॉजी में जो है वो ट्रेन करें। MiG-21 जैसी लेगेसी इक्विपमेंट का उपयोग अभी भी हो रहा है, जो प्रोक्योरमेंट डिले और कैपेबिलिटी गैप्स को दिखाता है। अभी भी काफी सारी चीजें जो है वो डील्स हैं जो हो तो चुकी हैं, बट अभी तक इंडिया में प्रोक्योरमेंट उसका प्रॉपर नहीं हुआ है, डिलीवरी नहीं हुई है मतलब। तो इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों को साथ साइमल्टेनियसली कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है ही। तो थिएटर कमांड को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के खतरे को हैंडल बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो किया जा सके। तो बस यही है कि यूनिफाइड मिलिट्री डॉक्ट्रिन को डेवलप करें हम लोग, थिएटर कमांड को फेज वाइज इंप्लीमेंट जो है वो करें, है ना, कमांड और कंट्रोल सिस्टम को मॉडर्नाइज जो है वो करें। तो ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, इस तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन जो है वो चल रहा है। ये टॉपिक उतना कुछ खास जो है वो काम का नहीं है, राइट। दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के ट्रेड को बढ़ाने पर जो है वो फोकस कर रही हैं, राइट। अब एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो लेकर यूएसए जो है वो बोलता है कि यार इंडिया इतनी सब्सिडीज अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड कराता है, प्लस साथ ही साथ जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज है वो काफी ज्यादा इसने इंडिया ने जो है वो बढ़ा दी है यूएसए के प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा, ये पूरा मुद्दा बताऊं क्या, सिंपल सा मुद्दा है इंडिया और यूएसए के बीच में। आप बस इस जो चीज बता रहा हूँ वो चीज सुनो, बाकी ये पूरी चीज पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन चीज है। अभी मीटिंग हुई इंडिया और यूएसए की। अब इस मीटिंग में यूएसए हमसे बोल रहा है कि भैया तुम अपने टैरिफ बैरियर्स को कम कर दो, मतलब सिंपली अपनी कस्टम ड्यूटीज को कम कर दो, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ पे आसानी से आ सके। हमने बोला ठीक है भाई कर देंगे, बट हम हमारे यहाँ का फार्मास्यूटिकल्स जो है उसको भी तुम कम कर दो। उस पर जो तुम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हो हमारे यहाँ की मेडिसिन पर, और क्वालिटी के नाम पर बार बार जो है वो उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा स्मूथ करो चीजें। तो बोलता नहीं नहीं, इस पर सोचना पड़ेगा। तो बड़ा शाना है यूएसए, है अपना काम। अभी भी हम यूएसए के मामले में ट्रेड डेफिसिट में है, कोई ट्रेड सरप्लस नहीं है हमारा। तो बस इंडिया और यूएसए अपने ट्रेड को जो है वो एनहेंस करने के लिए काम जो है वो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बस ये आर्टिकल था, उतना कुछ खास काम का आर्टिकल नहीं था। अब ये बोस मेटल वाला आर्टिकल है, ये मैं आपको बाद में जो है वो कवर अप कराऊंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर मुझे थोड़ी सी और रिसर्च जो है वो करनी है। तो संडे वाले दिन का इस बार वो ज्यादा बढ़ गया यार, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा बढ़ गया। तो हो सकता है कि इस संडे को जो है वो 1.5 घंटे का लेक्चर आए, बट क्योंकि संडे को फिनिश करना ही है, क्योंकि मार्च के जितने भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो संडे को आएंगी। तो संडे को थोड़ा बड़ा टॉपिक जो है वो हो सकता है। तो ये वाला मैं उस समय जो है वो करवाऊंगा। बाकी आज आपके लिए एक क्वेश्चन है सोनिक वेपन से रिलेटेड, ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने की कमेंट बॉक्स पर लिखकर। और दूसरा क्वेश्चन ये वाला है यूपीआई इंसेंटिव स्कीम का, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था, और ये मेंस का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर लिखना। और ये है ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।